हम पहाड़ी हिंदू लोग शिव और पार्वती के उपासक और से हम कहते हैं हम पहाड़ी हिंदू है। क्यों? हमारे घर में देवता पैदा होते हैं। हम इस भारत के एक विशिष्ट लोग हैं जो हिमालय में रहते हैं और शिव जी के गण हैं। हम पूजनीय लोग हैं। जो भी जितने बाहर के लोग यहाँ आए वो उपासक है। तो हम एक ऐसी प्रजाति है इस पहाड़ के केदारखंड और मानसखंड के लोग जो हम अपने भगवान से डायरेक्ट बात करते हैं। सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार कहाँ है? राज्य सरकार की भाषा का दर्जा नहीं दे रही हमारे क्षेत्र की, जिस राज्य की, जिन लोगों की भाषा और संस्कृति मिट जाती है स्वयं भी मिट जाती है। तो क्या राज्य सरकार 25 साल से हमें मिटाना चाहिए? भाजपा और कांग्रेस हमें खत्म करने चाहती है। मैं कह रहा हूँ इस राज्य में कांग्रेस और भाजपा मर्डर किए, इन्होंने मर्डर करके हमारे सपनों के मर्डर कर रखा हमारा मूल निवास प्रमाण पत्र का। आज हमारे आइडेंटिटी क्राइसिस हो। उत्तर प्रदेश बिहार से आया व्यक्ति दो स्थायी निवास प्रमाण पत्र लेके घूम रहा है। भाजपा कांग्रेस राज्य के सपनों के कातिल है, इस राज्य के नौनिहालों के सपनों के कातिल है, हमारे राज्य के आंदोलनकारियों के सपनों के कातिल है। डोडीताल उत्तरकाशी का गणेश जी का घर माना जाता है, पार्वती कार्तिकेय और शिव जी का घर ही माना जाता है। यहीं से आप विसर्जन कर दोगे भाई। अब चुप रह के काम नहीं चलेगा। क्यों? अब पानी बहुत ऊपर तक आ चुका, हमारे संसाधन लूटे जा रहे हैं, हमारे संस्कृति अतिक्रमण हो गया है। उत्तराखंड की राजनीति डे वन से सत्ता, दलाली, पैसा और वोट, इन चारों पे टिकी है। जो रोजगार के नाम पे फॉर्म भराते करोड़ों का घोटाला कर जाते, फॉर्म घोटाला ही, नौकरियां नहीं देते, गुरु की बात आती तो पेपर लीक कर देते। यहाँ भाजपा और कांग्रेस दोनों एक है। भाजपा और कांग्रेस यह कांग्रेस अब युधिष्ठिर का आना जरूरी है जो सातवां ताला तोड़ेगा, उनके चक्रचाल राज्य का उद्धार। नमस्कार, मैं हूं हीरा परिहार और आप देशभक्त डायलॉग के माध्यम से मुझे सुन पा रहे हैं। मैं हूं आज उत्तराखंड के हल्द्वानी सिटी में। यहां आने का मेरा एक खास मकसद है क्योंकि जिस प्रकार से पहाड़ी आर्मी उत्तराखंड यूनियन जो है पहाड़ियों की आवाज को उठा रही है, आज हम मुलाकात करेंगे, उन शख्स से मुलाकात करेंगे जो इनके फाउंडर है। तो हरीश रावत जी से आज हम मुलाकात करेंगे, द फाउंडर ऑफ पहाड़ी आर्मी उत्तराखंड। नमस्कार सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस खास पेशकश में जो उत्तराखंड में अभी जो मैटर चल रहा है कि पहाड़ी हिंदू, इसको आप सबसे पहले अपने बारे में बताएंगे और उसके बारे में थोड़ा सा इसको डिफाइन करिए सर संक्षेप में। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है। बहुत अच्छा चैनल का नाम आपका जी। और जरूरी है इस देश में रहना तो देश की बात करनी है। और देश भी संस्कृति के आधार पर बटा हुआ है और संस्कृति के आधार पर ही राज्य बने हुए हैं। और हमारा राज्य उत्तराखंड जहां हम बात कर रहे हैं, इसकी मांग ही हमारे सांस्कृतिक विरासत को संभालने के लिए, हमारे सांस्कृतिक अस्मिता को बचाने के लिए, हमारे संसाधनों को बचाने के लिए हुई है। हमारे लोगों ने जो शहादतें दी वो इसलिए नहीं कि एक स्टेट हमें अलग चाहिए, हमें चाहिए हमारी संस्कृति, हमारी बोली भाषा। तो इसी को लेके जो है हम लगातार संघर्ष कर रहे हैं। और पहाड़ी हिंदू सशक्तिकरण अभियान हमने अपने संगठन के बैनर तले एक अभियान चलाया है जिससे लगातार हजारों हजार लोग जुड़ रहे हैं। और अगर आप कहेंगे कि ये पहाड़ी हिंदू क्या होता है, हो सकता है आपका सवाल, तो इसका जवाब मैं देना चाहूंगा। देखिए, हम पर्वतीय क्षेत्र के लोग हैं। हमारे एक स्पष्ट, मैंने बताया आपको, पर्वतीय अस्मिता, संस्कृति और संसाधनों के रक्षक, ये हमारी टैगलाइन है। हमारे इस राज्य में हम मंदिरों की पूजा से ज्यादा थान की पूजा करते हैं। हम श्री राम जी को मानते हैं, श्री कृष्ण को मानते हैं, पर हमारे पहाड़ में न राम जी का मंदिर है न श्री कृष्ण जी का मंदिर है। हमारे मंदिर में थान होते हैं। और थान किसके होते हैं? थान होते हैं शिव जी और पार्वती के रूपों के। हम शिव और पार्वती के उपासक हैं। हम पहाड़ी हिंदू लोग शिव और पार्वती के उपासक है। और हमारे जो थान है, चाहे हरज्यू मंदिर, सैमज्यू मंदिर जो हम कह रहे, हरज्यू थान, सैमज्यू थान, गोलज्यू थान, गंगनाथज्यू थान, काशिम देवता थान, एड़ी थान, ये सारे हमारे शिव के स्वरूप है। हमारे वो सब थानों में एक धूनी होती है। क्या कोई और प्लेन में बने हुए मंदिरों में धूनी होती है? नहीं होती है। हमारे जितने भी देवियां हैं, हमारी मातृ देवियां हैं, पितृ देवियां हैं, चाहे आप माता कुष्मांडा ले लीजिए, धारी देवी लीजिए, नैना देवी, नंदा सुनंदा, ये हमारी बुआ है। गोलजू महाराज कौन है? वो हमारे दादा परदादा है।
तो हम इसलिए कहते हैं, गर्व से हम कहते हैं हम पहाड़ी हिंदू है, क्योंकि हमारे घरों में देवता पैदा होते हैं। हम इस भारत के एक विशिष्ट लोग हैं जो हिमालय में रहते हैं और शिव जी के गण हैं। हम पूजनीय लोग हैं। जो भी जितने बाहर के लोग यहाँ आए वो उपासक है। बहुत सारे लोग हमसे कहते हैं यार कैसी बात करते हैं, ये राजस्थान से आए हैं, ये गुजरात से आए। नहीं, आप इतिहास खगालिए, हम पहाड़ के लोग पहाड़ी ही है। जो भी यहाँ आए हमसे मुकाबला करके रहे, ये हार के वापस गए। ये हमारे इतिहास है। इतिहास को कैसे झुटला लोगे आप? तो इसीलिए आपने कभी देखा कि कोई अपने भगवान से बात करता हो? टेलीपैथी कर सकता, सपने में आते हो, मगर हम एक ऐसी प्रजाति है इस पहाड़ के, ये केदारखंड और मानसखंड के लोग, जो हम अपने भगवान से डायरेक्ट बात करते हैं। मतलब तुम ये कहना चाहिए कि देव देवतनु वाल बात करना चाहिए कि हम डायरेक्ट जो है देवतनु दिगा बात करने लगे। यस, हम तो हमारे यहाँ जगरिया डगरिया होता है, सौकार होता है, पंचायत होती है, गड़ाया जाता है और रूह आती है और हमारा भगवान हमसे कहता है कि इतने पीढ़ी पीछे इसने गलत काम किया है, इतने सही काम किया, ये तब जाके प्रॉब्लम आ रही है। और हम आपस में अपने भगवान से लड़ते हैं, झगड़ते हैं और समाधान तक जाते हैं। क्या कोई बता सकता है ऐसा कोई और भी कर सकता करता हो? इसलिए हम कह रहे हैं इस राज्य के हम विशिष्ट हिंदू है, हम पहाड़ी हिंदू है। इसलिए हम कह रहे हैं, इसलिए हम कह रहे हैं स्वयं शंकराचार्य जी ने इस धरती में जो है तप किया, जप किया। जितने भी तपस्वी है इस हिमालय की कंदराओं में तप किया है। तो हम विशिष्ट है या नहीं है? ओके, हम विशिष्ट है। तो रावत जी, हम ये कह रहे हैं कि जैसे आपने बोला कि पहाड़ी आर्मी जो है आपने इस संगठन की स्थापना करी है, जिसका मुख्य उद्देश्य आपके अनुसार जो है पहाड़ के लोगों की इसके जो राइट्स हैं उनकी जो है उसको सिक्योर करना, उसकी रक्षा करना है। लेकिन सामाजिक आर्थिक मुद्दों पर आपका जो है जैसे कि आवाज आप उठाते रहते हैं, पर्यावरण की बात आप करते हैं और इस संगठन के माध्यम से आप, लेकिन इन मुद्दों को कैसे उठाते हैं? और क्या आपको लगता है कि आज भी पहाड़ के लोग इन अधिकारों से वंचित हैं? और साथ में भविष्य में पहाड़ी आर्मी की जो योजनाएं हैं वो क्या है? क्या आप इसे राजनीतिक स्तर पर भी विस्तारित करने का सोच रहे हैं? और किस प्रकार से बदलाव आप पहाड़ी इलाकों में देखना चाहते हैं? देखिए, फिर मैं एक बात दोहराऊंगा, हमारे राज्य की स्थापना की मांग क्यों हुई थी? हमारे जो लोग अपनी शहादतें देने के लिए आतुर हुए वो क्यों हुए? हमारी माँ बहनों पे मुजफ्फरनगर में कांड हुआ, उनकी अस्मिता लूटी गई। वो शहादतों का मतलब क्या रहा? खटीमा गोलीकांड का मतलब क्या रहा? मसूरी गोलीकांड का मतलब क्या हुआ? तो हम यही तो चाह रहे थे, हमें हमारी चीजें मिले। हम देखो, पूरे आप देख लीजिए पर्वतीय राज्य जितने भी है, उन सारे पर्वतीय राज्यों में जो एजुकेशन का प्रतिशत सबसे ऊपर कौन है? उत्तराखंड। मगर सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार कहाँ है? उत्तराखंड। सबसे निचले स्तर पे कौन है? उत्तराखंड। क्यों? हमारी कोई भाषा नहीं है। ये बताइए ना, राज्य सरकार क्यों भाषा का दर्जा नहीं दे रही हमें? जिस क्षेत्र की, जिस राज्य की, जिन लोगों की भाषा और संस्कृति मिट जाती है, वो कौम स्वयं ही मिट जाती है। तो क्या राज्य सरकार है 25 सालों से हमें मिटाना चाह रही है? 100% जवाब आ गया, मिटाना चाह रही है। अगर मिटाना नहीं चाहते, कहां हमारी भाषा? दुनिया में कोई भी देश ने अगर ग्रोथ किया अपनी भाषा की बदौलत किया। हमारी कोई भाषा नहीं है, तो इसका मतलब भाजपा और कांग्रेस हमें खत्म करने चाह रही है। आप समझिए, इस राज्य में एक आंकड़ा ITI कहती है 60 लाख लोगों ने बाहर से आगे स्थायी बना लिया। मैं कह रहा हूं इस राज्य में कांग्रेस और भाजपा मर्डर की है। इन्होंने मर्डर कर रखे हमारे सपनों के। अच्छा। मर्डर कर रखा हमारा मूल निवास प्रमाण पत्र का। अच्छा। आज हमारी आइडेंटिटी क्राइसिस हो रही है। भाई क्यों हो रही है? हम पहाड़ी हिंदू की बात क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमारी आइडेंटिटी को धूमिल कर दिया, हमें पता नहीं चल रहा। भाई आज 15 साल पहले हुए आया हुआ व्यक्ति यहाँ और हमारे 15,000 साल पहले से रहने वाला व्यक्ति का जो यहाँ है वो बराबरी में रख दिया है। बोले क्या मतलब है? उत्तर प्रदेश बिहार से आया हुआ व्यक्ति 2-2 स्थायी निवास प्रमाण पत्र लेके घूम रहा है, वहां का भी घूम रहा है, यहाँ का भी घूम रहा है। तो हम लोग कहाँ जाएंगे भैया? तो स्पष्ट है, भाजपा कांग्रेस राज्य के सपनों के कातिल है। इस राज्य के नौनिहालों के सपनों के कातिल है, हमारे राज्य के आंदोलनकारियों के कातिल है। और हम अपने लोगों को सुरक्षित करने के लिए वो हर संभव वो काम करेंगे जिससे उनको सुरक्षित
सुरक्षा दी जा सकी है। हम अपने संसाधनों को बचाने के लिए लोगों को जागरूक कर रहे हैं, लोगों को इकट्ठा कर रहे हैं। भाई ये बताइए, इन्होंने कहा डेमोग्राफी चेंज हो रही है, ब्लेम कर दिया कांग्रेस पे, बोला कि वो मोमडनों को बसा रही है। मान लिया, मगर आप बताइए ना, मोमडन तो पहाड़ में जमीन अब ले नहीं पाएगा, जिस तरीके से माहौल है कौन दे देगा। मगर हिंदू होने के नाम से जो बाहरी प्रदेश के लोग पहाड़ों में जमीन ले रहे हैं, तो क्या वो हमारे कल्चर मानेंगे? मानते? गणेश विसर्जन कर दे रहे हैं महाराज। डोडी ताल उत्तरकाशी का जो गणेश जी का घर माना जाता है, पार्वती कार्तिकेय और शिव जी का घर ये माना जाता है, और यहीं से आप विसर्जन कर दोगे भाई? ये किस तरीके से अनर्थ की तरफ जा रहे हैं आप। तो क्यों महाराष्ट्र का कल्चर यहाँ आ रहा, बॉलीवुड स्टाइल में उसको यहाँ के लोग मान रहे हैं। तो हम अपने लोगों को अवेयर कर रहे हैं भाई, जो हमारा कल्चर है। और सरकारें कुछ नहीं कर रही है, सरकारों ने तो कसम खा रखी है। पिछली सरकार में त्रिवेंद्र सिंह जी और मुख्यमंत्री जी, वो तो कह रहे हैं सहारनपुर को भी यहाँ मिला देंगे। अभी सरकार ने एक कानून लेके आई यूसीसी में सीधा प्रावधान इन्होंने कर दिया, अगर कोई बाहरी व्यक्ति प्रवासी 1 साल यहाँ अगर रह रहा है तो उसको सरकारी सारे संसाधन, सरकारी व्यवस्थाओं में जो भी लागू उनके योजनाएं हैं उसका लाभ दे देंगे। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है 2027 तक जितने पहाड़ के वोटर है उतने ही वोटर बाहर से और लेके आओ और हिंदुओं के नाम पे वोट खा जाओ। अच्छा राउत जी, आपने थोड़ी देर पहले जो है गणेश विसर्जन को लेकर बातचीत करी। हालांकि मैं इन चीजों पर मैं भी इसके खिलाफ हूं, क्योंकि हम देखते हैं कि नाले में, गड्ढों में गणेश भगवान की मूर्ति जो पड़ी रहती है। लेकिन आप ये भी कहते हैं कि करवा चौथ मत बनाओ, बट सावित्री मनाने की बात करते हैं। मैं फेसबुक पे, सोशल मीडिया में मैं भी रिसर्च कर रहा था इन चीजों की। लेकिन इस मॉडर्नाइजेशन युग में, इस आधुनिक युग में आप इसको कैसे डिफाइन कर पाएंगे, कैसे लोगों को समझा पाएंगे कि करवा चौथ मत मनाओ, बट सावित्री मनाओ? पहाड़ के अंदर, उत्तराखंड के अंतर्गत इस कल्चर को, पुराने जो कल्चर है उसको, कल्चर को दोबारा अपनाने के लिए कैसे आप लोगों को समझा पाएंगे, जो कि काफी टफ है, काफी मुश्किल है, और लोग ये भी कहेंगे कि ये हमारा राइट है, आप थोप कैसे सकते हो? बहुत सही बात कही। देखिए, राइट तो आपको कुछ भी करने को है, राइट, मगर राइट क्या अपने पिताजी को पिताजी ना कहने का भी होगा क्या? पिताजी का मतलब है जो मूल है। क्या आप अपने मूल तत्व जो है उसको छोड़ के आपको लगता है कि हम स्वतंत्र और राइज कर जाएंगे? यदि ऐसा है तो फिर आपकी आइडेंटिटी नहीं है। मैं अपने बच्चों को अपने बच्चे क्यों कहता हूं, पड़ोसी के बच्चों को अपने बच्चे क्यों नहीं कहता हूं? अब बताइए ना। तो इसीलिए समझाना बड़ा आसान है। हम उन बहनों का, उन माताओं का और उन पत्नियों का बुरा नहीं मानते हैं जो इस मॉडर्नाइज युग में बॉलीवुड की देख रेख से वो करवा चौथ जैसे पवित्र त्योहार को मना रही है, और एक बड़े डेडिकेटेड होके बगैर जल लिए पूरे 24 घंटे रह रही है, और इस बात के लिए कि उनके पति की बड़ी लंबी उम्र हो और वो स्वस्थ रहे, तंदुरुस्त रहे। उनकी गलती बिल्कुल नहीं है, गलती उन लोगों की है जो इस राज्य के नव निर्माता बन के सत्ता में बैठे हैं। राइट? ये बताइए, हम आपने कहा अभी वट सावित्री हमारे वेद पुराणों से लिया हुआ त्योहार है, उसके शास्त्रीय जो है एक मान्यता है। उन मान्यताओं को इस मॉडर्नाइजेशन युग में जो आपने कहा, जब सरकार छुट्टी नहीं दे रही है तो मानेगा कौन? अब एक लड़के ने कल कहा मेरे से, सर हमें तो ये भी नहीं पता चलता है उतरणी कब होती, हरेला कब होती। मैं सिडकुल में काम करता हूँ, जब हमारे रीजनल त्योहारों को छुट्टी नहीं दी जाएगी हमें क्या पता हरेला कब हुआ? हम तो उस फैक्ट्री के अंदर रहते हैं। मगर हमें ये पता चल जाता है उत्तराखंड में छठ है, हमें ये पता चलता है उत्तराखंड में करवा चौथ है। वजह ये लोग वोट बैंक के लिए हमारे तीज त्योहारों को खत्म कर रहे हैं। उसकी वजह सबसे बड़ी है हम लोगों के माँ बाप के दिए हुए हमारे संस्कार। हम धैर्यवान हैं, चुप हो जाते हैं। मगर मैं राज्यवासियों से कहना चाहता हूं, अब चुप रह के काम नहीं चलेगा। क्यों? अब पानी बहुत ऊपर तक आ चुका है, हमारे संसाधन लूटे जा रहे हैं, हमारे संस्कृति में अतिक्रमण हो गया है। मैं अतिक्रमण कहूंगा, हमारे संस्कृति के ऊपर अतिक्रमण हो रखा है। हमारी अस्मिता ऐसी लूटी जा रही है, 4 साल की 3 साल की बच्ची भी सुरक्षित नहीं है और 80 साल की बूढ़ी माँ भी सुरक्षित नहीं है। कई केस आप देख रहे हैं।
राइट। तो ये बाहर के लोग जिनके अंदर दर्द नहीं है हमारे महिलाओं के ऊपर, क्या ये हमारे महिलाओं की रक्षा करेंगे? कई उदाहरण है। तो हमें स्वयं अपने लोगों को अवेयर करना पड़ेगा। देखो भैया, ये मेरा मंदिर है, मेरा थान है, मेरे को इसकी रक्षा करनी पड़ेगी। हमने अभी एक व्यक्ति को मोटिवेट किया खटीमा में, उनने जो है श्रद्धा रखी माता कोटगाड़ी पे, न्याय की देवी कोटगाड़ी का भव्य मंदिर बना रहे हो, हमें बड़ी खुशी हुई। मगर आप देखें ना, हल्द्वानी में एकमात्र गोलजू मंदिर है पर्वती उत्थान मंच पे, उसके अलावा कोई गोलजू मंदिर है बताइए? मगर बाहर के आए हुए लोगों ने यहाँ कई प्रकार के मंदिर बना दिए। हम विरोध नहीं कर रहे उस बात का, मगर इस बात का हम अपने लोगों से कह रहे भाई आप कौन हो, आप कहाँ जा रहे हो, क्यों जा रहे हो? क्या आप अपने मूल को, गलतियां हमारी है, गलतियां हमारी है, हम अपने मूल त्योहारों को पहाड़ से जब उतरते हैं वहीं छोड़ के आ जाते हैं। और गलतियां उन लोगों की है जो अपने आप को संस्कृति के बचाव के मठाधीश मानते हैं। ठीक है, बिल्कुल। गलतियां उनकी है जो अपने आप को पहाड़ के सबसे बड़े लाल कहते हैं। तो उनका कर्तव्य क्या है? क्या वोट बैंक के लिए लोगों को यूज करेंगे, या हमारी संस्कृति को बचाना भी कर्तव्य है? ऐसा कौन सा कार्यक्रम आप कर रहे हैं जिसमें हमारी माताएं, हमारी बहनें प्रतिभाग करे और गौरवान्वित महसूस करे? आप कार्यक्रम दे ही नहीं रहे। तो कार्यक्रम अगर दे नहीं रहे हैं तो गरबा डांडिया में तो जाएंगे यार। हम कौन सा कार्यक्रम उनको दे रहे हैं? कोई दे रहे हैं क्या? हमें देना पड़ेगा ना, हमें देना पड़ेगा कार्यक्रम। अगर हम कार्यक्रम नहीं दे रहे, अपने रीति रिवाजों को, अपने कल्चर को, अपनी बोली भाषा को, अपने नाच को, अपने छोलिया नाच को, अपने झोड़े चांचरी को प्रमोट हम खुद नहीं कर रहे हैं, तो भैया 100% जाएंगे, उस तरफ ही जाएंगे। तो बचाना हमारा काम है, हम प्रयास कर रहे हैं। हमने कहा है ना, इस बार, अगली बार हम इस हल्द्वानी से शुरू करेंगे। क्या करेंगे? हम भिटौली महोत्सव शुरू करेंगे। अच्छा। भाई बहनों का सबसे पवित्र त्योहार हमारे पहाड़ में भिटौली मानी जाती है। चैत्र के महीने में हर बहन इंतजार करती है, मेरा भाई आएगा, मेरा अशुभ कुशल पूछेगा और हमें गिफ्ट देगा, है कि नहीं? और बहुत ही मतलब इतने मार्मिक और संवेदनशील वो रिश्ता है और वो त्योहार है। आज भी बूढ़ी माँ इंतजार करती है, मेरे मायके से कोई आएगा, पूरे साल भर आए ना आए। तो हम शुरुआत करेंगे। हमने तो संकल्प लिया है अपने पहाड़ को, जो लुटता कल्चर है उसको सजोने का। हमने संकल्प लिया है, अगर इस हल्द्वानी को कुमाऊं की राजधानी कहते हैं तो इस हल्द्वानी को कुमाऊं की स्टाइल में ही डेवलप करवाने की बात करेंगे। हम जितना हमसे प्रयास होगा हम उतना करेंगे, हम पीछे नहीं हटेंगे। रावत जी, उत्तराखंड की राजनीति को किस प्रकार से देखते हैं? अभी उत्तराखंड के अंदर 1000 करोड़ रुपए से ज्यादा की ओर जो है मुख्यमंत्री सीएम धामी ने जो है प्रचार और प्रसार में लगा दिया। कई पोर्टल्स को पैसे दिए गए, नेशनल मीडिया को पैसा दिया गया, प्रिंट मीडिया, सोशल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, तमाम जगह पैसे बांट दिए गए, लाखों के हिसाब से पैसे बांटे गए। फिर अपनी छवि को सुधारने के लिए इतना हमने काम कर रखा है प्रचार और प्रसार के माध्यम से, लेकिन ग्राउंड में जब हम देखते हैं रोड के अंदर गड्ढे पड़े हुए हैं, भ्रष्टाचार जो है दिखता है कि भ्रष्टाचार हो रहा है। तो आप इस परिप्रेक्ष्य में उत्तराखंड की राजनीति को रावत जी किस प्रकार से देखते हैं? ठीक है, उत्तराखंड की राजनीति डे 1 से सत्ता, दलाली, पैसा और वोट, इन चारों पे टिकी है। और इसमें कांग्रेस भाजपा के अलावा जनता भी शामिल है। आखिर जनता खुद के लिए विकल्प क्यों तैयार नहीं कर रही है? अगर कोई विकल्प के रूप में आ रहा है तो उस पर विश्वास क्यों नहीं कर रही है? जनता की गलती है भाई। 5 साल जनता कोसती है उन लोगों को जो गड्ढे, रोड में रोड नहीं गड्ढे दे रहे हैं, जो पाइप दे रहे हैं पानी नहीं दे रहे हैं, जो गैस की गाड़ी दे रहे हैं गैस नहीं दे रहे हैं, जो रोजगार के नाम पे फॉर्म भराते, करोड़ों का घोटाला कर जाते, फॉर्म घोटाला ही, और नौकरियां नहीं देते हैं। नौकरियों की बात आती है तो पेपर लीक कर देते हैं। 5 साल इन लोगों को गाली करती है, लास्ट में फिर जनता उन्हीं को वोट दे देती है। तो क्या जनता शामिल नहीं है इसमें? जनता 100% शामिल है। तो जनता को ये डिसाइड करना पड़ेगा, भाई तुम किसको बदनाम कर रहे हो? तुम भी तो शामिल हो उस चक्रचाल में। तो कुल मिला के उत्तराखंड की राजनीति चक्रचाल में फंस चुकी है। यहाँ भाजपा और कांग्रेस दोनों एक है। इनको मैंने नाम दिया है भांग्रेस। अच्छा। भाजपा और कांग्रेस, यह है भांग्रेस। अच्छा। नेता प्रतिपक्ष जो अभी कांग्रेस के होते हैं वो कुछ दिन के बाद बीजेपी के बड़े मंत्री बन जाते हैं।
जो बीजेपी के कोई और नेता होते वो कांग्रेस में आके उनके अध्यक्ष बन जाते हैं। तो ये जनता जो नई जो पुराने लोग थोड़ी समझने लग जाते हैं, तो न्यू जनरेशन आ जाती है 18 साल में वोट देने के लिए। न्यू जनरेशन को समझ में नहीं आता क्या है, बस वो इस नारे के साथ चले जाती है, हर हर मोदी, नर नर मोदी, घर घर मोदी। तो ये जो सवाल है, कांग्रेस और भाजपा ने चक्रचाल में जनता को फंसा दिया है और जनता उस चक्रचाल को समझ नहीं पा रही। इसलिए अब युधिष्ठिर का आना जरूरी है, जो 7वां ताला तोड़ेगा और उनके चक्रचाल खत्म होगा और इस राज्य का उद्धार होगा। अच्छा, आपने यहाँ पर मुजफ्फरनगर कांड की बात करी थी, शुरू में एक खटीमा गोली कांड की बात करी थी, लेकिन जब राज्य आंदोलनकारी जो थे, वो राज्य आंदोलनकारी यूकेडी की बात हो रही, मैं यूकेडी में जा रहा हूँ, क्यों यूकेडी बनाई उन्होंने, तो उसमें से कुछ नेता जो है अपने फायदे के लिए, जो कुछ बीजेपी में चले गए, कुछ कांग्रेस में चले गए अपने घर भरने के लिए। तो इस राजनीति को किस प्रकार से देखते हैं कि यूकेडी आई, 25 साल से काम कर रही है, लेकिन सत्ता में नहीं रह पाई, टूट गई और अभी तक पता नहीं कब सत्ता में आएगी। बीजेपी ने फायदा ले लिया, कांग्रेस रही इतने साल, पूरा भ्रष्टाचार ही रहा। किस प्रकार से? देखिए, किसी भी घर को सजोने के लिए और मजबूत बनाने के लिए उस घर की एक विचारधारा होना जरूरी है, आइडियोलॉजी जिसको आप कहते हैं। यदि किसी की कोई आइडियोलॉजी होगी नहीं तो वो समरेगा बिखरेगा, संभलेगा बिखरेगा, कभी संभल नहीं पाएगा। तो मुझे ऐसा लगता है इस राज्य के खेवनहार जो थे, जिन्होंने अपनी अस्मिता भी गवाई, अपनी जानें भी गवाई, अपनी नौकरियां गवाई, अपने बाल बच्चे नहीं देखे, बहुत बड़ा एक, मतलब अगर उस दृश्य को हम पढ़ते हैं कभी तो हमें रोना भी आता है। वो बड़ा भयानक डरावना दृश्य था, जिसको जिया है लोगों ने, उसको हमने तो जिया भी नहीं है। हम तो नारे लगाते थे, गली गली में शोर है, मुलायम सिंह चोर है, मेरे पास चाकू है, मुलायम सिंह डाकू है। अच्छा। हम ये नारे लगाते थे बच्चे। मगर जिस तरीके से उस डाकू मुलायम सिंह ने हमारे लोगों पे बर्बरता की, जो हम पढ़ते हैं कि महिलाओं के साथ, मतलब ये समझिए वो शब्द नहीं है जो इन्होंने किया है, और पूरे न्यूड करके बसों में भर के वापस कर दिए, गन्ने के खेत में ले जाके उनके साथ रेप किए। अच्छा। तो इस तरीके की घटना से दिल दहलता है आदमी, ऐसा लगता है यार जीने में कोई फायदा नहीं अगर इस राज्य में हम अपने लोगों के लिए कुछ मदद नहीं कर सकते। वो राज्य, जिस राज्य के लिए हमारी माँ बहनों ने भी अस्मिता गवाई, हमारे माँ बहनों ने अपने मतलब सब कुछ निछावर कर दिया, उसके बाद भी ये लुटेरे लूट रहे, चीर रहे, दहाड़ रहे, इसको खत्म कर रहे, चीरहरण कर रहे। तब हमारी माँ बहनों का चीरहरण किया, आज राज्य का चीरहरण कर रहे। मगर इसमें जो तीसरा फैक्ट आपने बताया, आइडियोलॉजी का ढीला होना, पूरे राज्य को भुगतना पड़ रहा है। पूरे देश में जितने भी हिमालयी राज्य है, सब जगह अपनी अपनी आइडियोलॉजी की पार्टियां हैं, और वो जो डायरेक्ट बात करते हैं कि ये मेरा है, ये तुम्हारा है। अगर मैं सीधी बात कर रहा हूँ ना, मुझे पता है मेरे बच्चे हैं ये, अब पड़ोसी के बच्चे को भी मैं अपने बच्चे कर रहा हूँ, तो फिर पड़ोसी भी घुल मिल गया। राउत जी, हाल ही में शैलेंद्र दानो भूपेंद्र कोरंगा के खिलाफ पहाड़ी आर्मी ने यह तहरीर दी कि 30 सितंबर 2025 को हल्द्वानी के बुद्धा पार्क में बेरोजगार आंदोलन के दौरान शैलेंद्र दानो ने आप पर 20 लाख रुपए लेने का आरोप लगाया, एलिगेशन लगाया। वहीं भूपेंद्र कोरंगा ने पेपर लीक के मामलों को लेकर छात्रों के आंदोलन को अपने नाम करने की कोशिश कर आपकी छवि को धूमिल करने का प्रयास किया। इन आरोपों का आप क्या जवाब देंगे, और क्या आपको लगता है कि इन आरोपों के पीछे कोई यहाँ पर राजनीतिक षड्यंत्र या साजिश रची जा रही? देखो, ये दोनों हमारे छोटे भाई हैं और हमने उंगली पकड़ के इनको उठाया है जी। जिस आंदोलन की वो बात कर रहे हैं 2016 में, तो दमोह ढूंगा मैंने आंदोलन किया, और आज दमोह ढूंगा के 1.5 लाख लोगों को मालिकाना हक मिलने जा रहे हैं जी। बिल्कुल, यानी जमीन का एक छोटा सा टुकड़ा अगर आपको मिल जाए और आपका घर बन जाए तो आपको कितनी खुशी होगी। तो ये समझिए 1.5 लाख लोगों को अपना हक मिलने जा रहा है, और उस आंदोलन के बदौलत, जो आंदोलन 2016 में मैंने 6 महीने आंदोलन किया, 47 दिन धरने में बैठा रहा। अच्छा। इस राज्य की सबसे कद्दावर नेता माननीय स्वर्गीय इंदिरा हृदय जी उस समय वित्त मंत्री और विधायक हल्द्वानी के थे, उनके चूल्हे हिलाए, बड़े विवश होके उनने सारे प्रयत्न किए जो होते हैं उठाने के, मगर वो नहीं जीत पाए उस प्रयत्न पे। अच्छा। अनंतः उन्होंने रात में कैबिनेट बुलाई
रात में कैबिनेट बैठक बुला के जियो नोटिफिकेशन जारी करवाया। अच्छा। हमारे उस आंदोलन में इस राज्य के हिमालय पुत्र कहे जाने वाले माननीय एनडी तिवारी जी भी समर्थन के लिए आए, जो न्यूट्रल पर्सन थे, उसमें ना कांग्रेस में थे ना भाजपा में थे, राज्यपाल बनने के बाद। तो उस आंदोलन की परिणति ये रही कि आज इस बड़े क्षेत्र को मालिकाना हक मिलने जा रहे हैं। ये छोटे भाइयों ने ये छोटे भाई हमारे इस आंदोलन में पीछे से हमसे क्यों खपाते हमें नहीं मालूम, क्योंकि डे वन से हम बैक से सपोर्ट कर रहे थे। हमारे 20-25 लोग हमेशा उस आंदोलन के सहयोगी रहे, क्योंकि हमने देखा भाई ये युवा अगर उसको आंदोलन को बढ़ा रहे तो हमारा काम है पीछे से सपोर्ट करना। इनको मतलब ताकत देना। जब एक बच्चे को वहां से आंदोलन से उठा दिया गया तो हमें लगा कि नहीं, आज 2 बच्चों को और बिठा दिया, अगर इनको एक को उठा दिया तो कल की डेट में इनको भी उठा लिया जाएगा। इसलिए एक अभिभावक होने के नाते मुझे भी अनशन में बैठना चाहिए। स्वाभाविक सी बात है, आज मैं बैठा था, कहीं कोई और बैठता, फिर कोई और बैठता, क्योंकि जनता का आंदोलन है ना, संवेदनाएं जिनके पास होगी वो बैठेगा। कोई गलत बात है तो बताइए। तो अचानक आंदोलन को स्थगित कर देना, और दूसरे दिन जब हम बैठे थे और फिर सिटी मजिस्ट्रेट को हमने ज्ञापन दिया, उसके बाद हमने भी जो है उस स्थगित किया उस आंदोलन को। बाद में रात को मेरे पास एक वीडियो आता है, उस वीडियो में मैं देखता हूँ कि शैलेंद्र हमारा छोटा भाई बड़ा बौखलाते हुए कहते हैं कि हरीश रावत ब्लैकमेलर है, और दमुआ ढुंगा आंदोलन 2016 में किया था, इसने 20 लाख रुपए लिए। अरे भैया, गरीबों के आंदोलन में वो मेरे साथ बैठे हुए गरीब लोग, एससी वर्ग के ज्यादा लोग वहां रहते हैं, वो किस चीज के लिए मुझे 20 लाख रुपए देंगे? किस चीज के लिए देंगे? वो तो ऐसा, उसमें तो मुख्यमंत्री का भी कहीं रोल नहीं था, और ना ही किसी को हम डैमेज करने जा रहे थे, हम तो अधिकारों के हक मांग रहे। तो वो छोटे बच्चे पता नहीं किस बहकाव में आए, और क्यों वो छोटे भाई मेरे दोनों आंदोलन को स्थगित करना चाह रहे थे। अच्छा। हमें ये भी पता नहीं चल पाया। तो हमने जब बात की तो पता चला कि वो बाद में कहने लगे हमने ऐसे आगोश में कह दिया, ये कह दिया, वो कह दिया। हमारे छोटे भाई है, मैं फिर से उनसे कहना चाहूंगा कि राजनीति एक दिन का खेल नहीं है। अच्छा। राजनीति बहुत बड़ा है। मैं पिछले 20 साल से समाज सेवा करता हूँ। मैं आम आदमी पार्टी का फाउंडर मेंबर रहा हूँ। मैं आम आदमी पार्टी का यूथ विंग का इस प्रदेश का अध्यक्ष रहा हूँ। मैं आम आदमी पार्टी के नैनीताल जिले का अध्यक्ष रहा। उसके बाद 2016-17 में जब आम आदमी पार्टी ने चुनाव नहीं लड़ा तो मैं कांग्रेस में शामिल हुआ। कांग्रेस का मैं यूथ विंग में प्रदेश प्रवक्ता रहा हूँ। जब वहां भी हमें लगा कि यार ये सब पार्टियां एक जैसी है, तो हमारे राज्य और हमें पहाड़ के लिए कोई कुछ नहीं कह रहा है, तो कुछ नहीं करने को तैयार है। तब हमने कहा नहीं, हमें अगर अपना समय बर्बाद ही करना है, अपना पैसा बर्बाद ही करना है, क्यों ना अपने लोगों के लिए करें। तो हम अपने लोगों की आवाज उठाने के लिए पहाड़ी आर्मी संगठन खड़ा किया, और हम अपनी आवाज उठा रहे हैं। तो इसमें इन बच्चों को अभी ये पता नहीं है कि संघर्ष कितना लंबा और किस तरह से किया जाता है। मुझे ऐसा महसूस होता है पूरा प्रकरण को देख के, जिस तरीके से रात के अंधेरे में भारतीय जनता पार्टी के यहाँ का जिला अध्यक्ष वहां आए, उनका मैंने विरोध किया, फिर गए वो, फिर दोबारा इन्होंने बुलाए, और दूसरे दिन फिर रात के अंधेरे में दर्जा राज्य मंत्री जो मुख्यमंत्री के बिल्कुल करीबी माने जाते हैं, शंकर कोरंगा जी, वो यहाँ वहां आते हैं धरने स्थल में रात के अंधेरे में, पता नहीं क्या गुडरगो करते हैं, वो फिर चले जाते हैं। तो मैंने उनसे भी कहा, शंकर कोरंगा जी से, मैंने कहा भाई तुम दिन में लाओ लश्कर के साथ आओ ना, मुख्यमंत्री का संदेश लेके, और कहो ये तुम्हारी मांगे पूरी होती है, धरना तोड़ो, दिक्कत क्या है। रात के अंधेरे में आने, तो इसका मतलब ये छोटे बच्चे हैं, छोटे छोटे लालच इनके हैं, और कहीं उस लालच के भंवर में ये फंस गए, और इसलिए ऊपर से कोई संदेश आया कि अनशन तोड़ दो, खत्म करो, और ये अपर तपड़ में अनशन तोड़ा। और दूसरे दिन हम और एक दूसरा इन्हीं का साथी पीयूष है, वो बैठा था, तो ये पीयूष का और हमारा अनशन तोड़ना चाह रहे थे। जब हमने ना तोड़ने की शर्त है कि भाई हम नहीं तोड़ेंगे, तो पीछे से जो वीडियो आप देख रहे हैं, जिन वीडियो की बात, उस वीडियो में बावले होके उतावले होके कह रहे हैं कि हमारा आंदोलन है, ये अनशन में क्यों बैठ गया, ये ब्लैकमेलर है, इसने 20 लाख रुपए लिए दमुआ ढुंगा आंदोलन 2016 में। तो ये सब कुछ कहने का क्या, इसका मतलब इनको बच्चों को खुश होना चाहिए कि हम उठ गए, आंदोलन बढ़ना चाहिए यार। अगर हरदा बैठ गए, पीयूष भाई बैठ गया, ये आंदोलन और बढ़े, और लोगों को बैठाएं, हम तो उठ गए। तो आंदोलन में तो कभी भी होता है ना, सहयोगी जितने और आगे उतना खुश होता है आदमी, बिल्कुल, क्योंकि आंदोलन तो तभी पड़ेगा ना। तो मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि ये मिसअंडरस्टैंड हो गए, जिसकी परिणति ये है कि मुख्यमंत्री ने तो कह दिया सीबीआई जांच होगी, मगर मुझे नहीं लगता कभी सीबीआई। अरे पिछली सरकार में त्रिवेंद्र गवर्नमेंट ने, त्रिवेंद्र सरकार ने, मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र जी ने उस सदन में खड़े होके कहा है
कि एनएच घोटाले की हम सीबीआई जांच करेंगे। क्या सीबीआई जांच हो पाई आज? कई बार मांग हो रही है, क्या कहते हैं गणेश जोशी जी, आय से अधिक संपत्ति उनके पास है, सीबीआई जांच की मांग कोई कर रहा है क्या? क्या रानीखेत के विधायक नैनवाल जी के ऊपर सीबीआई जांच की तलवार लटकी है, क्या वो प्रॉपर सीबीआई जांच हो रही है क्या? बताइए ना। पिछले प्रकरण में, पिछले सरकारों के प्रकरण में पूर्व मुख्यमंत्री जी और पूर्व मंत्री और ये उमेश कुमार शर्मा जो खानपुर से विधायक है, उनके क्या कहते हैं सीबीआई जांच की मांग कई बार क्यों कर रहा है क्या? कोई नहीं कर रहा है। बच्चों को जुमला दिया गया है, जुमला देना भारतीय जनता पार्टी की कला है। और सीबीआई जांच की बात हुई, नहीं किया। आज फिर उन्होंने पेपर रद्द करने की बात कह दी, फिर धाकड़ धामी बन गए, अच्छा है ना। और बच्चे ताली बजाने, तो बच्चों को इन्होंने सांप बोल के रस्सी दिखाई और रस्सी को पटक के मार दिया, बोले कि सांप मर गया, और बच्चे खुश। तो यही हो रहा है इस राज्य में। नए नौनिहालों को अभी पता नहीं है आंदोलन होता क्या वास्तव में। नए बच्चों को नहीं पता होता आंदोलन क्या। क्यों? नए बच्चों को पढ़ाई करनी होती है। वो अगर आंदोलन में कूद गए, पुलिस धाराएं लगने लगी, माँ बाप वापस बुला लेंगे। हाँ बिल्कुल, वो तो होता ही, बुला लेंगे 100%। हमने देखा है ना, अग्निवीर का आंदोलन में पहले दिन लड़के यहाँ आए, जैसे अगले दिन जैसे हम जाने की सोच रहे, बच्चे गायब। माँ बाप ने बुला दिया, भाई तुझे आगे भर्ती देखनी है, करियर बनाना है, क्या धारावाहिक के चक्कर में लगा पड़ा। तो कभी भी युवा साथी हो सकते हैं, छात्र आपके आंदोलन के साथी हो सकते हैं, मगर छात्र स्वयं आंदोलन नहीं कर सकते। उनको पीछे से आपको सपोर्ट करना ही पड़ेगा, और एक टाइम ऐसा भी होगा खुल के सामने खुद भी हैंडल करना पड़ेगा, खुद भी नेतृत्व करना पड़ेगा। ये समय आ रहा था, क्योंकि उससे पहले हमें तो लगा कि ये जो युवाओं का आंदोलन ही बड़ा आंदोलन बनेगा, इस राज्य की शायद दिशा दशा चेंज कर सकता है। हमें इस बात की चिंता थी कि 20 तारीख को दिवाली आने वाली है, ये तो 14-15 तारीख से माँ बाप इनको बुला लेंगे, तो उस दौरान हम इस आंदोलन को कैसे चलाएंगे। मुझे लगा 2-3 महीना चलेगा, और इस आंदोलन में युवाओं के पेपर लीक का ही मसला नहीं, बेरोजगारी मसला नहीं, बल्कि महिला शोषण भी मुद्दा आएगा, और भ्रष्टाचार भी मुद्दा आएगा, खनन भी मुद्दा आएगा। इस राज्य की जो पर्यटक नीति बेकार बना रखी है, खत्म कर रहा है, जर्जर पहाड़ कर दिए, वो भी आएगा। जिस तरीके से भूस्खलन लगातार हो जा रहा है, जो पब्लिसिटी स्टंट करने के लिए बड़ी बड़ी कंपनी को दुनिया से यहाँ बुला के हमारे पहाड़ों को चीरा जा रहा है अवैज्ञानिक तरीके से, तो वो मुद्दा भी आएगा। हमें सिलकाना टनल भी आएगा, धराली थराली भी आएगा, देहरादून भी आएगा, मगर खत्म कर दिया। रावत जी, जो आप ये बात कर रहे हैं, यही चीज बीजेपी के जो नेता है ना, वो भी यही बात तो कर रहे हैं कि धाकड़ धामी ने इन सबका मुंह बंद करा दिया है। यस, धाकड़ धामी जी ने, यानी कि मुख्यमंत्री धामी जी ने इन सब का मुंह जो बंद करा दिया है, पेपर को कैंसिल करा के री एग्जाम कराने की बात कर दी। और जो नेतागिरी करने के चक्कर में रहे थे और जो छात्रों को बरगला रहे थे, ये मेरे शब्द नहीं है, बीजेपी नेताओं के शब्द है, और इन्होंने इनका मुंह बंद करा दिया। अरे वो तो ये कह रहे हैं कि जो आंदोलनकारी लोग हैं ये पढ़े लिखे है ही नहीं। दूसरी बात, उनके भट्ट जी यानी बीजेपी के अध्यक्ष महोदय, प्रदेश अध्यक्ष, वो कह रहे भैया मैदान पे आओ, चुनाव मैदान पे आओ, औकात दिख जाएगी। हाँ। और मगर वो खुद को भूल गए। 2022 में उनके जो अभी मुख्यमंत्री है, इनको खटीमा के लोगों ने औकात दिखाई। अच्छा। जो स्वयं रुद्रप्रयाग के लोगों ने उसको क्या कहते हैं, उनकी औकात दिखाई 2022 में, बुरी तरह हारे। और ये हमसे कह रहे औकात दिखाई, और हम तो इनको चैलेंज करते, बताओ कहां से चुनाव लड़ोगे। भाजपा के संगठन के रहमो कर्मों पे पल रहे हैं आप सांसद बने हो राज्यसभा के, आप दोबारा अध्यक्ष आपको बनाया गया क्योंकि तुम पागलों की तरफ भाषणबाजी का बयान देते हो और उलट पुलट करते हो, इधर की बातें उधर। यानी मुद्दा खुद चलेगा, हम कहेंगे आगरा की, ये कहेंगे घाघरा की, हम कहेंगे नेपाल की, ये कहेंगे चाइना की। तो इस तरीके के बयान करके आप विमर्श चेंज करना जानते हो इस राज्य के। तो कभी हमें सड़क छाप कह देते हो आप, कभी आप हमें माओवादी कह देते हो, और कभी हमें औकात दिखाने की बात कर रहे हो। तो हम तुमसे कह रहे हैं तुम्हारी औकात तो जनता ने पहले औकात तुम्हें दिखा दी है, आगे भी औकात देखना चाहते हो खुद, तो बताइए कहां से चुनाव लड़ना चाह रहे हो। हम वही से चुनाव लड़ेंगे, अपने लोगों को लड़ाएंगे, जनता खुद ही चुनाव देख देगी। अरे यार, पूरे राज्य के लोग, जनता धरने में बैठ रही है, उपनल कर्मचारी, मतलब इन्होंने एक नया ट्रेंड कर दिया। अभी आपको बताओ, बड़ा इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। नौकरी गवर्नमेंट का काम है विज्ञप्ति करना, बच्चों का काम पढ़ाई लिखाई करके उसको फाइट करना और निकालना, और बच्चे फाइट करते दिन रात मेहनत करके, और ये फिर एक इवेंट ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, मुख्यमंत्री जी उनको सर्टिफिकेट दे रहे हैं।
नौकरी तुम्हें मिल गया। अरे तुमने अपने घर से नौकरी दे रखी क्या? ये वाला अपने गाय बांधने की नौकरी दे रखी है उनको? ये वाला तो पर्सनल सेंटर से ही चल रहा। नहीं, क्या मतलब है? क्या उन बच्चों की मेहनत को नकार रहे हो आप? क्या बगैर एग्जाम क्वालिफाइड किए उनको नौकरी दे रहे हो, जो सर्टिफिकेट बांट रहे हो कोई एनजीओ के टाइप का? वो बच्चे भैया अपने दम पे बने हैं। और यही नहीं, उपनल कर्मचारियों के 6 महीने का वेतन रुक गया, आंदोलन किया उपनल कर्मचारियों ने, उसके बाद मुख्यमंत्री जी ने उनके वेतन के लिए पैसा अलॉट किया। तो विधानसभा कारादूंगी के विधायक, सबसे वरिष्ठ विधायक माननीय बंशीधर भगत जी धामी जी के पास जाते हैं बधाई देने के लिए, धन्यवाद करने के लिए, क्योंकि आपने उपनल के पैसा रिलीज कर दिया। क्या मजाक कर रहे हो यार? एक बंदा 6 महीने से तनख्वाह नहीं दे रहे हो, उसके बाल बच्चे भूखे मर रहे, स्कूल के बच्चे का वो कट रहा है, रस्टिकेशन हो रहा है, और दुकान वाला राशन नहीं दे रहा, और तुम वहां बधाई दे रहे हो मुख्यमंत्री को, तुमने इनकी सैलरी रिलीज कर दी। मतलब नाक काट दी इन्होंने हमारे उत्तराखंड के लिए। तो ये इस तरीके से ट्रेंड कर रहे हैं, ये मतलब बुरी तरह, बहुत बुरी तरह इन्होंने एक नैरेटिव सेट कर रखा है कि पहले हम इनको अपने फील्ड पे लाएंगे, उस पिच पे खिलाएंगे, जैसे ये खेलने लग जाएंगे, थोड़ा शॉट मारने लग जाएंगे, तो हम कहेंगे भैया गेम ओवर, अब दूसरा पेच तैयार है। आपने उपनल की बात करी थी, मैं कहीं ये स्पीच में सुन रहा था बीजेपी की तरफ से, उन्होंने बोला कि उपनल में जो है 50 लाख का किसी की दुर्घटनावश हो जाती है तो हमने उनको 50 लाख का इंश्योरेंस कवर दे दिया। तो इन बात इसको कैसे देखते हैं आप? देखो प्रभु, इसका प्रचार प्रसार किया जा रहा है। देखो प्रभु, मैं फिर बता रहा हूँ, प्रचार प्रसार तो इस बात का भी कह रहे, बड़े बड़े पोस्टर बैनर लगा के कि ट्रिपल की सीबीआई जांच होगी करके। ये तो प्रचार, मिठाई तो उस समय भी बांट रहे थे जब हल्द्वानी में ISBT जो है ट्रांसपोर्ट नगर बनाने की बात कर रहे थे, सभी विधायकों ने, हल्द्वानी रामनगर के विधायकों ने मिठाई बांटी। कहाँ है ISBT? तो इनका काम, कहते हैं ना, ये गणेश जी को भी दूध पिला देते हैं, इनके लिए एक डायलॉग है, ये गणेश जी को भी दूध पिला देते हैं। इन्होंने हमारे राज्य के, जो हमारा राज्य है हिंदू बहुल राज्य है, तो इन्होंने नब्ज पकड़ ली है। उस नब्ज को पकड़ते हुए जय श्री राम के नारे के साथ जाते हैं, ये कहते हैं जो जय श्री राम के नारे लगाएंगे वो हमारे, जो नहीं लगाएंगे वो मोमबन के। सीधी सी रात 2 फाड़ कर दिए। अब इस 2 फाड़ में नरेंद्र मोदी जी का नारा आता है, वो कहते हैं एक हो तो सेफ हो। योगी जो ब्रांड एम्बेसडर है हिंदुत्व के, वो कहते हैं बटोगे तो कटोगे। अगर ये करते हैं तो ये नारा बढ़ जाए। यदि यही नारा हमने कह दिया अपने पहाड़ के लोगों से, भाई एक हो तो सेफ हो, बटोगे तो कटोगे, तो हम पे आरोप करते हैं हिंदुओं को बांटने का काम करते हैं। आप समझिए, मतलब तुम नाचो तो डांस, हम नाचे तो मुजरा, ये कैसे हो सकता है भाई? अच्छी, हाँ। तो रावत जी, जैसे कि आप ये बात कर रहे हैं, इसी में वापस आते हैं आप ही के उसमें, उत्तराखंड में जहां आप पहाड़ियों की बात कर रहे हैं, पहाड़ी हिंदू की बात कर रहे हैं, और उत्तराखंड क्रांति दल जो यूकेडी है वो भी जो है यह बात कर रही है, और भारतीय जनता पार्टी भी यह बात कर रही है, हिंदुत्व की बात कर रही है, सनातनी की बात हमेशा करते आई है। और इन सब से आप अपने पक्ष को सबसे अलग कैसे रखते हैं? राइट, देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने इस दुनिया के, इस देश के सनातन से हिंदू को अलग किया। हिंदू तो कुछ होता ही नहीं है, सनातन धर्म होता है। सनातन से अलग करके हिंदू अलग किया और हिंदुत्व की राजनीति करके सत्ता हासिल की। और हम आज सनातन से बाहर आके अपने आप को पहाड़ी हिंदू कहते हैं, तो इनको लगता है बांट रहा। अरे यार, तुमने अलग किया गलत नहीं है, तो हमने अलग किया क्यों गलत हो गया? जहां तक आपने तीसरी पार्टी, क्षेत्रीय पार्टी यूकेडी की बात कही, यूकेडी ने कभी भी इस बात को कहा ही नहीं। एक्चुअल में यही उनकी गलती रही है। वो पहाड़ी शब्द जरूर कहते हैं, मगर पहाड़ में रहने वाला अग्रवाल, पहाड़ में रहने वाला गुप्ता, पहाड़ में रहने वाला चड्डा, पहाड़ में रहने वाला सलीम, वो सब उनके साथी है। अच्छा, तो जी वही कारण है कि पिछले 25 सालों में हमारी क्षेत्रीय ताकत मजबूत नहीं हो पाई। पता नहीं किस बात का इनको डर है यार। हम डंके की चोट पे कह रहे हैं 80 से 85% इस राज्य में हम है आज भी, तो हमें डरने की जरूरत है या हमें ताकतवर बनने की जरूरत है? हमें संगठित होने की जरूरत है। कोई नहीं है मुकाबले में। हाँ, हमारा जो डर है वो डर हमें मुकाबले से बाहर कर रहा है। अच्छा, ओके। तो इसीलिए जो भी क्षेत्रीय पार्टी है उसको डंके की चोट पे कहना पड़ेगा
पहाड़ में रहना है तो पहाड़ी हिंदू कहना पड़ेगा। ओके रावत जी, आजकल हिंदुत्व और हिंदुआती और सनातन में मैं दोबारा आता हूं, इसको और क्लियर करने की कोशिश करते हैं कि रावत जी आजकल अध्ययन करने पर यह पता चल पाया है जल्दी से नेता बनने के लिए या कहो कि हिंदू का ठेकेदार बनने के लिए उनकी कोशिश की जा रही है, हिंदू के ठेकेदार बनने की कोशिश, यह नेता बनने का शॉर्टकट है। जो जितना ज्यादा कट्टर बनेगा वो उतनी जल्दी नेता बनेगा। इस हिंदू जो हमारा राष्ट्र है, जब यहाँ पर सबसे ज्यादा जनसंख्या उनकी है, बस सनातन की बात कर लो, नेता बन जाओ, शॉर्टकट है। जितना कट्टर बनेगा उतनी जल्दी नेता बन पाएगा। जबकि जमीन पर इससे जो समाज के जो जरूरी मुद्दे होते हैं वे धरे के धरे रह जाते हैं। तमाम संगठन यहाँ पर खुल चुके हैं, हम बड़े सनातनी, हम बड़े हिंदू, हिंदू सर्वे सर्वा बनने की होड़ मच चुकी है। क्या यह केवल राजनीति में आने का क्या एक सरल उपाय है और राजनीति में आकर फिर वही पैसों का गबन करना है और आम जनते के पैसे को डकार जाना है और अपने अपने घरों को भरना है और फिर अपने काम बनता, बाकी भाड़ में जाए जनता? इसे आप कैसे देखते हैं? देखिए, मेरा सीधा मानना है अपने परिवार, अपने समुदाय, अपने समाज के लिए लड़ाई लड़ना सबसे बेहतर है। और अपने लिए अगर कोई लड़ाई लड़ता है उसको आप कोई राजनीतिक चश्मे से देखता है तो देखने दें, क्योंकि मुझे अपने घर मजबूत करना है तो मुझे अपने घर की ही बात करनी होगी। अगर मैं पड़ोसी को भी खाना खिलाना चाहता हूं तो मुझे पहले मजबूत होना होगा। अगर मेरी जेब में 100 रुपए नहीं है और मैं क्या आपको चाय पिलाने की बात कर सकता हूं? सबसे पहले मुझे आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, सांस्कृतिक रूप से, संसाधनों से मजबूत होना होगा। और वो कब होगा? जब मैं अपने लोगों को अपने साथ खड़ा रखूंगा। क्योंकि इस दुनिया में अगर कोई ताकत है वो ताकत मैन पावर की है। और मैन पावर कौन होते हैं? मेरे परिवार के लोग। मेरा परिवार मेरा पहाड़ है और मैं अपने पहाड़ की बात करता हूं और मेरे पहाड़ में सारे हिंदू रहते हैं, तो अगर उनकी बात करता हूं तो क्या गलत है? अगर उसको लगता है किसी को ये शॉर्टकट है या लॉन्ग कट है तो लगने दीजिए, मगर धरातल की बात भी तो समझिए। क्या मैं हमारे संसाधनों, लुटते पिटते संसाधनों की बात कर रहा हूं, क्या गलत है? हम कह रहे हैं ना, इस राज्य में मूल निवास खा गए हो तुम। मर्डर कर चुकी भाजपा कांग्रेस हमारे राज्य के सपनों के। भाजपा कांग्रेस मर्डरची है हमारे मूल निवास प्रमाण पत्र के। मैं डंके की चोट पे कह रहा हूं, बर्बाद कर दिया हमारा राज्य भाजपा कांग्रेस ने। भाजपा ब्लेम करती है कांग्रेस पे कि मोहम्मदन से इस राज्य में आके डेमोग्राफी चेंज कर रही है। मैं दावे के साथ कह रहा हूं, भाजपा और कांग्रेस दोनों इस राज्य की डेमोग्राफी चेंज कर रहे हैं। क्या मतलब है भाई? ये कौन है ये लोग जो पहाड़ में जमीनें ले रहे हैं? कौन है ये? क्या पहाड़ के वासी है? क्या पहाड़ के कल्चर है? कई बार बोलते हैं, हमारे बहुत पुराने लोग कहते हैं यार हम भी पहाड़ी है। कोई अग्रवाल जी कहते हैं, कोई जायसवाल जी कहते हैं, कोई मित्तल जी कहते हैं, गुप्ता जी कहते हैं, रावत जी हम तो पहाड़ी है यार, बहुत पुराने लोग हैं। मैंने कहा भाई देखो, हमारे पहाड़ की लड़की तुम अपने घर में ले जाते हो संस्कारवान है करके, क्या वहीं तक पहाड़ियत खत्म होगी? जब हमारे तीज त्योहारों की बात आती है, जब हमारे संस्कृति की बात आती है, तो उस समय तुम्हारा पहाड़ीपन क्यों नहीं दिखता है? यदि आप वास्तव में इस राज्य में रह रहे हैं तो यही के तो पालन करोगे। हमारा स्पष्ट संदेश है। देखो, हमारे भाई लोग दुनिया के हर कोने में जॉब कर रहे हैं और हर राज्य के कर रहे हैं। भारत का संविधान ये आपको अधिकार देता है, कोई भी कहीं रह सकता है, कोई कहीं भी जॉब कर सकता है। मगर इस राज्य में भी रहिए, जॉब करिए, कारोबार करिए, खाना खाइए, शादी करिए, पर हमारे संसाधनों पे आप छेड़छाड़ नहीं करोगे। हमारे माँ बहनों पे गलत आप आंख नहीं दिखाओगे। हमारे संस्कृति पे आप अतिक्रमण नहीं करोगे। अगर ऐसा करोगे, सावधान हो जाइए, हम खदेड़ेंगे इस राज्य से। संसाधन से तात्पर्य क्या आपका जो उत्तराखंड सरकार क्या वैकेंसीज निकालती, जॉब निकालती अदर स्टेट के, क्या उससे भी ताल्लुकात है आपका या इससे नहीं है? देखिए, संसाधन वो सारी चीजें, जॉब्स भी है, हमारा पूरे जमीन है जहां पर अतिक्रमण हो रहा है, ये सारे जिससे हमारा स्टेट डेवलप करता है। भाई ये बताइए यार, तुम आउटसोर्सिंग एजेंसी ला रहे हो इस राज्य को बेचने के लिए, सारी नौकरी आउटसोर्सिंग से दे रहे हो आप, बताइए ना। जैसे कि आप नौकरी की बात कर रहे हैं और जमीन की बात कर रहे हैं, मैं जमीन वाले टॉपिक में पहले आता हूं। उत्तराखंड के लोग खुद जमीन को बेच रहे हैं, पहाड़ों में जमीन बेच रहे हैं, देहरादून के पहाड़ों में जमीन बेच रहे हैं, गढ़वाल के जमीनों में पूछ रहे हैं, बागेश्वर, पिथौरागढ़, पूरी जमीन को खुद उत्तराखंड के लोग बेच रहे हैं और शहरों में बस रहे हैं। तो आप कैसे समझाएंगे, खुद जबकि जमीन को बेच रहे हैं, हरियाणा से आके वो प्रॉपर्टी डीलर बन रहा है और करोड़ों के हिसाब से अपनी जमीनों को बेच रहा है, लैंसडाउन से लेके मसूरी से लेके और अपना ये नैनीताल वाले एरिया में सभी जगह ये सब कुछ हो रहा है।
और नंबर दूसरा जो जॉब की बात कर रहे हैं आप, जॉब तो हिमाचल सरकार भी निकालती है, यूपी सरकार भी निकालती है, दिल्ली केंद्र सरकार भी निकालती है इस स्टेट के लिए। तो ये कैसे संभव हो पाएगा, कैसे इसको हम फिक्स करेंगे, कैसे फिक्स करेंगे? भाई साहब यूकेएससी यूके ट्रिपल एससी में अंतर तो है ना। अब यूपीएससी पूरे भारत की जॉब है, उसमें कौन नहीं जाएगा। आईपीएस क्या यूके ट्रिपल एससी बनेगा कोई? आईपीएस तो आयोग से बनेगा ना। आईपीएस आईएफएस जो बने, आईएएस जो बनेगा वो आयोग से बनेगा, ये लोकल आयोग से नहीं बनेगा। मगर जो 4th क्लास की नौकरी, जो 3rd क्लास की नौकरी, समूह गौ की नौकरी है, समूह गौ की नौकरियां हैं, तो इन पे क्या 100% हमारे राज्यवासियों का हक नहीं है? यदि हक ही नहीं है तो राज्य अलग क्यों बनाए भाई? अच्छा आप बताइए ना। और जहां पर जमीन बंदी की बातें कर रहे हो भाई, जब रूल्स रेगुलेशन तुम्हारे दरवाजे खुले पड़े हैं, ताला नहीं लगा रखा आपने अपने दरवाजे पे। सरकार को बिल्कुल फिक्स नियम बनाने चाहिए। आप देखिए परिहार जी, मैं आपको बता रहा हूँ ना, आप अपने दरवाजे खोल रखिए रात भर दिन भर। अब कोई भी आएगा खा के जाएगा, कोई भी आएगा खा के जाएगा, जिसका रहने का मन करे रह जाएगा। ताला ही नहीं लगा, खुला दरवाजा है ना। तो इस राज्य को तो इन्होंने दरबार बना दिया। कोई भी आए खाए, घंटा बजा के चले जाए, कोई भी आए खाए रहे, जब तक मन करा रहे, जब तक शोषण करे जम के दबा के। भाई सरकारें क्यों बनाई जाती है? सरकारें उस राज्य के, उस क्षेत्र के भौगोलिक स्तर को देखते हुए, उस क्षेत्र के सामाजिक स्तर को देखते हुए, उस क्षेत्र के जो जॉब्स है, जो वहां की संस्कृति है, उसको देखते हुए नियम कानून बनाए। ये बताइए, हमारे पहाड़ में इतने फल होता है, इतना फ्रूट्स होता है, सब्जियां होती है, वो चंपावत से कहाँ गाड़ी से भर के आते हैं मंडी हल्द्वानी, वापस मंडी से कहाँ जाता है, फिर चंपावत की दुकानों में जाता है। क्या इस राज्य का मुख्यमंत्री देख नहीं रहा इस बात को? 25 सालों से कोई मुख्यमंत्री नहीं देख रहा है कि हम छोटे छोटे कोल्ड स्टोर बनाए वहां और अच्छा एक पैसा मिले हमारे किसानों को। आज किसान कहते ही हमें प्लेन के किसान याद आते हैं। सारे इंश्योरेंस किसका हो रहा है? प्लेन के किसानों का। जो किसान में क्या कहते हैं, क्रेडिट कार्ड ले रहे हैं, लोन ले रहे हैं करोड़ों का, कौन ले रहा? प्लेन के किसान ले रहे हैं। उसका लास्ट में चुनाव के दौरान ऋण माफ किसका हो रहा? प्लेन के किसानों का हो रहा है। तो हमारे पहाड़ के किसानों किसान ही नहीं मानते भाई तुम। क्या मतलब है इसका? तो हमारे किसानों के लिए क्या कोई नीति नहीं लाओगे? नीति की जरूरत है। आप बताइए ना। आपने हमारे पहाड़ को, प्लेन को ऐसे बांट दिया, यहाँ प्लेन का प्रधान रोड बना रहा है और हमारे गांव के प्रधान को खड़ंजी के लिए बजट दे रहे हो। अरे गांव का प्रधान तो प्रधान है ना, तो इतनी विषमताएं क्यों भैया? हमारा गांव का प्रधान खड़ंजी के लिए भी पैसे नहीं दे रहे हो आप, और यहाँ का प्रधान रोड बनाएगा, और यहाँ का प्रधान 1.5 करोड़ 2 करोड़ 5 करोड़ का ट्यूबवेल खोदेगा, हमारा प्रधान नौला नहीं खोद पाएगा। तो ये विषमता है ना। तो हमारे प्रधान को इतने निचले पायदान का क्यों बना दिया भाई? वो भी चुन के प्रधान बना है। क्या अपने गांव का विकास कैसे करेगा वो? 1-1 2-2 3-3 लाख रुपए का बजट देके क्या विकास कर पाएगा? और जबकि उल्टा होना था भाई। ट्रांसपोर्टिंग खर्चा कहाँ है? पहाड़ में ज्यादा है। यहाँ की अगर 100 की चीज वहां 150 में पहुंच रही है, तो बजट पहाड़ के लिए ज्यादा होना चाहिए था ना, मगर बजट यहाँ ज्यादा है। तो ये राज्य में जो बैठे हुए लोग हैं, जो पॉलिसी मेकर है, वो एक्चुअल में इस राज्य के है ही नहीं। कोई राजस्थान का मीणा बैठा है, कोई यूपी का तिवारी बैठा है, कोई इलाहाबाद का मिश्रा बैठा है। तमाम लोग जो है उस सचिवालय में बैठ के पॉलिसी बना रहे हैं, पिथौरागढ़ के, उत्तरकाशी का, बागेश्वर के, चंपावत के। वो क्या कह रहे हैं? हमने कहा भाई साहब हमारे यहाँ पानी नहीं है, तो वो पॉलिसी क्या ला रहे? बोला हैंडपाइप खोद दो। अरे हैंडपाइप खुद भी सकता हमारे पहाड़ में? पता ही नहीं नाले और धारे क्या होते हैं। तो जब तक हमारा व्यक्ति जो मूलभूत चीजों को समझता हो वो नहीं बैठेगा, या हमारा वो मुख्यमंत्री जो इस राज्य की पीड़ा को नहीं समझेगा, तो कैसे डेवलपमेंट होगा? अच्छा सर, हम एक तरफ हम हिंदू की बात कर रहे हैं, है ना, और सनातन की भी बात साथ में कर रहे हैं। हिंदू बात कर रहे हैं, कभी सनातन की बात कर रहे हैं। भारत से इतना ज्यादा जो है विदेशों को बीफ यानी कि मांस जो है निर्यात हो रहा है, एक्सपोर्ट हो रहा है। कई बार इसमें हिंदू एक्सपोर्टर का नाम भी आया है, तमाम मीडिया के अंतर्गत आया है। और भारत में हिंदू सनातन की संख्या सबसे ज्यादा है। फिर ये कौन लोग हैं जो विदेशों में बीफ को निर्यात कर रहे हैं? भाई साहब, मैं एक इंटरव्यू सुन रहा था, तो उस इंटरव्यू में भारतीय जनता पार्टी के एक बड़े नेता को बुलाया जाता है, नकवी झा साहब को। तो उनने कह दिया भैया हम तो बीफ खाते हैं। तो
सेंट्रल गवर्नमेंट ने उनको मंत्री पद से ही छुट्टी करा दी, राइट। अब बीप कंपनी जो इनको करोड़ों रुपए का फंड देती उन्होंने बंद कर दिया। उसके बाद किरण रिजिजू को बुलाया जाता, किरण रिजिजू कहते भैया मैं बीप खाता हूं, जिसको जो करना कर लो। हाँ, जो अभी लेटेस्ट ट्रेंड में चल रहा है ये, राइट हो रहा है। तो भैया इसी भारतीय जनता पार्टी के तो वो मंत्री है, कहां गए सनातन को मानने वाले, कहां गए हिंदुत्व की बात करने वाले। तो देश की बात आपने कह दी, हम तो राज्य की बात करते हैं ना। इस राज्य में किसकी सरकार है? ये सनातनी जो अपने आप को कहते हैं, ये हिंदुत्व वाले जो लोग कहते हैं। तो बताइए, गाय गंगा गोबर गणेश को मानने वाला हमारा राज्य, कि गौ माता को राज्य माता का दर्जा क्यों नहीं दिया जा रहा है? आप कहते हैं धाकर धामी, हमने पूरे भारत का सबसे बढ़िया कानून समान नागरिकता संहिता कानून लगा दिया, यूसीसी लगा दिया। तो आप कह दो ना गाय को राज्य माता भी घोषित कर रहे हैं। समान नागरिक संहिता कानून क्या है? बेवकूफ बना रहे हो हमको। हमारे पहाड़ी हिंदुओं का मतलब कल्चर को बर्बाद करना चाहते हो। क्या है लिव इन रिलेशन? क्या गांव की लड़की के लड़का एक साथ रहेंगे और आप अपना प्रोटेक्शन दोगे उनको? क्या हमारे रिश्ते खत्म नहीं हो जाएंगे? क्या कोई पिता चाहेगा मेरी बिन ब्याही लड़की किसी लड़के के साथ रहे और उसके बाद उसका बच्चा हो जाए, लड़का छोड़ के चले जाए तो उसको पालेंगे? मतलब किस तरीके से हमारे रिश्तों में मतलब हमारा जो कल्चर है उसका विध्वंस करना चाहते हो। विध्वस्तकारी जो है कानून हमारे ऊपर थोप रहे हो। उसी यूसीसी में आप कहते हैं बाहरी व्यक्ति दो एक साल इस राज्य में रहेगा, उसको सरकारी सारी योजनाओं का लाभ दिया जाएगा। क्या मतलब है इसका? मतलब मध्य प्रदेश, बिहार, उधर राजस्थान के लोगों को यहाँ बसाना चाहते हैं, अपने वोट बैंक बनाना चाहते हैं। अच्छा, यही तो मतलब है भैया। तक सरकारी योजनाओं का लाभ किसको मिलता है? जिसके पास घर नहीं है, जिसके पास टॉयलेट नहीं है, उन्हीं को तो मुख्यमंत्री आवास मिलता है। उसके मानक है ना। बीपीएल कार्ड किसका बनता है? तो ये वो रोहिंग्या टाइप को लोगों को यहां बुलाना चाहते हैं, जो सो कॉल्ड हिंदू होंगे, जो झोपड़ियां लगाएंगे पहाड़ों में कई जगह, उनका ये बोर्ड बनाएंगे और ये जीतेंगे। एक बात मेरे को समझ में नहीं आई रावत जी, चलो हटाओ, यहाँ नेशनल टीवी में ये धामी जी ने जो अपने प्रचार के लिए पैसा दिया, प्रचार प्रसार के लिए, और पोर्टल्स में भी अरे भगा कैसी बातें करो यार। 1001 करोड़ रुपए, लेकिन 1001 करोड़ रुपए भाई साहब, 1001 करोड़ रुपए ये सिर्फ अपने चंपावत जिले जाने जीत के आए, वही लगा देते भाई साहब। मॉडल बनता है, विश्व मुख्यमंत्री को ये अमर हो जाते। ये नॉर्थ ईस्ट में क्यों दे दिया होगा पैसा? नॉर्थ ईस्ट के जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया वहां क्यों दे दिया? आप तो नॉर्थ ईस्ट की बात करो, पिछली बार नेपाल टीवी को दिया था 5 करोड़। अच्छा, पिछली बार नेपाल टीवी को दिया था। क्यों? धाकड़ धामी कहते हैं मैं इस राज्य का नहीं, इस यूनिवर्स का धाकड़ धामी बन चुका हूँ। अच्छा, इसलिए पूरे देश में अपने आप को धाकड़ धामी दिखाना। कहीं ऐसा तो नहीं है कि हिंदू के सर्वसर्व बन के चीफ मिनिस्टर धामी जी अब जो है प्रधानमंत्री की सोच रख रहे हैं? और नहीं, सोचने में क्या गलती है? अच्छा, सोचने में क्या गलती है? सोच तो कोई कुछ भी सकता है। अच्छा, मगर ये डिफाइन करेगा कर्म क्या है ना? डिफाइन करेगा कर्म क्या है। एक तरफ तुम हिंदू मुस्लिम करके बुलडोजर लेके चलाओगे हाँ मोमबनों के घरों को तोड़ने, दूसरी तरफ आप मुस्लिम यूनिवर्सिटी के चांसलर को ही पट्टा पहनाओगे। तुम्हारे भट्ट जी, ये दोहरा चरित्र तो नहीं चलेगा ना। अच्छा, आप कह दो ना हम मुस्लिम विरोधी है, तो अपने पार्टी के लोगों को हटा दीजिए ना, जितने मुस्लिम लोग हैं। वो क्यों सादाब शम्स को आपने क्या कहते हैं दर्जा राज्य मंत्री बनाया है? क्यों हल्द्वानी के नवाब साहब को क्या कहते हैं बना रखा है दर्जा राज्य मंत्री? क्यों देश भर के जितने मोमडन नेता शाहनवाज हुसैन को क्यों बना रखा? भाई हटाओ ना, हटाओ। क्या मतलब है इसका? आप कहो हिंदू, हम हिंदू की बात करेंगे। मतलब आपके दिखाने के दांत कुछ और है, खाने के दांत कुछ और है। ये नहीं चलेगा, जनता समझ रही सब। और इनका जो, मैं तो सीधे कहता हूँ, जो बाथरूम नॉलेज है ना, इनका बाथरूम नॉलेज, सुबह सुबह उठते ये लोग मोबाइल पकड़ते हैं, बाथरूम में जाते हैं, वो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का नॉलेज पढ़ते हैं, बाथरूम नॉलेज है वो। और उसमें इनके आका लोग किसी के प्रति भी कुछ भी नैरेटिव फिक्स करके कुछ भी लिख के भेज देते और वो लोग फॉरवर्ड करते। कई लोगों को कह दिया यार तुम अपने विचार लिखो, अपने ये जो लिख रहे हो तुम, मैं ऐसी बना के तुम्हें भी भेज सकता हूँ, मगर मानने को तैयारी नहीं है। आंखों में पट्टी बांध दी है। मगर कोई बात नहीं, हम अपने राज्य इधर केदारखंड और मानसखंड के लोगों पे जागर गड़ा रहे हैं। पूरा जागर गड़ाया जा रहा है और जगा रहे हैं उनको, और जाग भी रहे हैं। सबसे इंटरेस्टिंग बात है, आज मैं देख रहा हूं पिछले कई महीनों से सैकड़ों युवा, सैकड़ों महिलाएं हमारे संगठन से जुड़ रहे हैं। इसका मतलब जागर की गूंज
कानों तक पहुंच रही है हम पहाड़ के लोगों की। राव जी, आपने अपने संगठन को लेकर बातचीत करी है, तो किसी भी संगठन को चलाने के लिए हमें फंड, पैसों की जरूरत होती है। आप इसे कैसे ऑर्गेनाइज करेंगे, व्यवस्थित जुटाएंगे इसको, और क्या आपके संगठन की जो गवर्नमेंट जो अप्रूवल होती है क्या वो मिल चुकी है, और इस संगठन को विस्तार कितना ज्यादा हो चुका है, कितने लोग इसमें जुड़ चुके हैं, जैसे कि आप बातचीत कर रहे हैं? देखिए, ये एक सामाजिक संगठन है, कोई एनजीओ तो है नहीं, है ना, एक सामाजिक संगठन है। अच्छा। और सामाजिक संगठन हम सामाजिक और पॉलिटिकल मुद्दे उठाते हैं, राइट। और जहां तक आपने कहा मैनेजमेंट कैसे करते हो, क्या करते हो, हमारी तो वो हमारे जितने लोग हैं ना, उनको पैसा देना होता हमको, हम कॉल करते वो आ जाते हैं। बागेश्वर वाला बंदा भी यहाँ आ जाता है, हमें पैसे वैसे की तो कहीं जरूरत पड़ी नहीं अभी तक। हाँ, ये है यदि हमें स्वयं जाना है बागेश्वर या हमारे लोगों को जाना है, तो हम आपस में कोऑर्डिनेट करके गाड़ी में तेल डाल के चले जाते हैं। हमारा मानना ये भी है कि इस राज्य के आंदोलन करने के बाद हजारों लाखों लोग जुड़े, उस समय पैसों की जरूरत नहीं पड़ी। और जनता का आंदोलन था तो जनता ने देना शुरू किया, कोई 5 रुपए, कोई 10 रुपए, 50 रुपए। तो हमें ऐसा लगता है अगर हम जनता की आवाज उठा रहे तो जनता हमें वहां तक पहुंचने के लिए वो करेगी। तो रावत जी, क्या आप अपनी पार्टी भी बनाने वाले हैं आने वाले भविष्य में? क्या आने वाले समय में 2027 के जो आगामी चुनाव आने वाले विधानसभा में क्या आप पार्टी बनाने वाले? अगर बनाते हैं तो आपके मुद्दे क्या रहेंगे? अगर आप कैसे, आप एक धनवान पार्टी जो कि सत्ता में जो काबिज पार्टी है, धन बहुत ज्यादा है उनके पास, और कैसे उनके साथ अपने संघर्ष को जारी रख पाएंगे? फंड, प्रचार प्रसार, सोशल मीडिया हो गया, प्रिंट हो गया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को कैसे आप हैंडल करेंगे जिससे आपकी आवाज जो है जन जन तक, गांव गांव तक पहुंच सके? देखिए, पहली बात तो जहां पर आपने कहा पार्टी बनाने की बात है, देखो ये हमारी अपनी पार्टी तो बनेगी नहीं बनेगी। वाई दफे यदि जनता कहती है कि आप पहाड़ की आवाज उठा रहे हैं, पहाड़ के मुद्दों की बात कर रहे हैं, पहाड़ की भाषा की बात कर रहे हैं, पहाड़ में एनआरसी लागू करने की बात कर रहे हैं, जो हमारे मुद्दे डिफाइन है। हमने कहा ना, हमारे राज्य की गाय गौ माता को राज्य माता घोषित करो, हम कह रहे हैं, कोई और नहीं कह रहा, ना यूकेडी कह रही है, ना भाजपा कह रही है, ना कांग्रेस कह रही है, सिर्फ हम कह रहे हैं। हम कह रहे हैं इस राज्य के विशिष्ट लोग हैं हम, एनआरसी लागू करो ना, जो भारतीय जनता पार्टी का मुख्य मुद्दा है, तो उत्तराखंड में एनआरसी लागू करो। अच्छा। हम कह रहे हैं इस राज्य के जो एम्स तुमने ऋषिकेश बना दिया, सैटेलाइट सेंटर किच्छा बना दिया, भाई अल्मोड़ा और रुद्रप्रयाग, यहाँ क्या कहते हैं, पौड़ी में क्यों नहीं बनाया, जहां पर हमारे लोगों को मिल पाए, इलाज मिल पाए। हम कह रहे हैं ना, जो राजकीय स्तर पे एजुकेशन की दुर्दशा तुमने कर दी है, उस दुर्दशा को खत्म करो, प्राइवेट एजुकेशन बंद करो भाई, सरकारी एजुकेशन को सही करो। ये हम कह रहे हैं, ये नहीं कह रहे हैं। हम कह रहे हैं भैया, ये उड़ता पंजाब बना दिया, उड़ता उत्तराखंड को किसकी सह पर बन रहा है? कौन अफीम लेके आ रहा है यहाँ? कौन स्मैक लेके आया? जो पिक्चरों में, बॉलीवुड हॉलीवुड में जो नशा दिखाई देता था, आज पकड़ा जा रहा है। भाई किसकी सह से हो रहा है? तो ये हम कह रहे हैं, हमारे सीधे डिफाइन है मुद्दे। हम कह रहे हैं ना, एक राज्य एक राजधानी होनी चाहिए, और राजधानी गैरसैंण होनी चाहिए, सेंटर में है। आज इस राज्य, ये बड़ा सवाल हो गया, भारत का एक ऐसा राज्य जिसकी कोई राजधानी नहीं, टेम्परेरी राजधानी देहरादून, ग्रीष्म काल राजधानी पिकनिक स्पॉट गैरसैंण। भाई गैरसैंण हमारी राज्य की स्थायी राजधानी बनाओ, और स्थायी राजधानी बनते ही रिवर्स प्लान होगा और जॉब्स आएंगे। ये बताइए, धीरू भाई अंबानी, टाटा के बच्चे कहाँ जाएंगे एमओयू साइन करने के लिए? सर गैरसैंण आएंगे ना, गैरसैंण आएंगे ना। तो नेता लोग गैरसैंण राजधानी कैसे बनाएंगे, और अधिकारी लोग जो सेक्रेटरीट बैठी है कैसे उसको कैपिटल बनाएंगे? क्योंकि जो है हवाई जहाज से सीधे उतरना, देहरादून जाना है, जबकि बिल्कुल सुलभ है, जो कि गैरसैंण जबकि टफ है आना। किसने कहा टफ है? नहीं, नेताओं के लिए टफ लगता है ना। शिमला कैसे बनी राजधानी? हाँ, अब बताइए। बिल्कुल। अब उधर रामपुर में जो है, हिमाचल के रामपुर में एम्स कैसे बना? भाई पहाड़ों के बीच में। इच्छा शक्ति होनी चाहिए दोस्त। अगर इच्छा शक्ति है तो आप हवाई पैड भी बनाओगे, आप एरोप्लेन ग्राउंड भी बनाओगे। भाई भारत का सबसे ऊंचाई वाला क्रिकेट मैदान कहाँ है? धर्मशाला में है, हिमाचल में। तो भाई यहाँ क्यों नहीं हो सकता? उत्तरकाशी या पिथौरागढ़ के उधर धारचूला में। इच्छा शक्ति होनी चाहिए ना। अरे इन सब को जनता जिस दिन चाहेगी और कहेगी तुम आगे बढ़ो, ये सब लोग भागेंगे। और जो जनता आज ये भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस के झंडे अगर ऊपर रखाया है ना, जो लटके पड़े हैं, जिस दिन इनके नेताओं को लात घूंसे पड़ने लगेगी, जनता मानने लगेंगे और जनता चुपचाप झंडे हटाने लगेगी, कहीं हम पे भी वार ना हो जाए।
तो ये आने वाला है। पहाड़ी आर्मी के संस्थापक हरीश रावत जी जो है उन्होंने जो है खनन माफिया बीजेपी संगठन द्वारा 30 करोड़ रुपए चंदा ले, और उन्होंने कहा कि उत्तराखंड के जो कांग्रेस नेता है पूर्व भाजपा मंत्री जो है हरक सिंह रावत ने यह दावा किया कि खनन माफियों ने दल को 30 करोड़ की रकम लेकर अब भी बनाई गई है, जैसे कि आपने कहा है, जो भाजपा संगठनों को चलाने में उपयोग हो रही है। आप इसे कैसे देखते हैं, जो कि हरक सिंह रावत कभी बीजेपी में हुआ करते थे, कई लोग आज उन्हें दल बदलू कहते हैं। आपको नहीं लगता कि जनता का काम गया भाड़ में, नेता सिर्फ और सिर्फ अपना घर भर रहे हैं? यह हरक सिंह रावत है, कोई और? हरक सिंह रावत के क्या आरोप गंभीर लगते हैं आपको? मैंने फिर से कहा, मैं तो ना भाजपा को गंभीर मानता हूं ना कांग्रेस को गंभीर मानता हूं। मैंने तो एक सेंटेंस दे रखा, ये भांगरेस है, ये भांगरेस है। आप तय कर लीजिए, हर साल कोई नेता जो भाजपा का होगा कांग्रेस में होगा, जो कांग्रेस का होगा भाजपा में होगा। सिर्फ जनता को लगेगा ये भाजपा है और कांग्रेस है। भारतीय जनता पार्टी की जो मूल कार्यकर्ता वो खुद ही परेशान है। तो कहेगा यार हम मेहनत कर रहे थे, यहाँ तो सरकार का धामी सरकार ने बेच दिया बिल्डर को। तो बताइए, कुल मिला के राज्य उद्योगपतियों के हवाले कर दिया गया है और यहाँ की राज्य की सरकारें उद्योगपति चला रहे हैं, मुख्यमंत्री धामी नहीं चला रहा है। अगर मुख्यमंत्री धामी, मैं दावे के साथ कहता हूं, जिस दिन मुख्यमंत्री धामी जी अपनी आत्मा की आवाज सुनेंगे, खटीमा के लाल है, फौजी की औलाद है, उस राज्य आंदोलनकारी धरती से आते हैं, उसी दिन इस राज्य का कायाकल्प करने लग जाएंगे। मगर नहीं, उनको दिल्ली की बात सुननी है और जो उद्योगपतियों की शरण में जाके उनके रहमू कर्मों पर जो है पैसा लाकर इस राज्य को बंटाधार करते, उनको ठेकेदारी करनी है, तो उनके निशन चलना है। सब ठेकेदारी चल रही है। इस राज्य में मुख्यमंत्री नहीं है, इस राज्य में ठेकेदार है, और ठेकेदार भी किटकनदार है। किसका? अंबानी का, अडानी का, टाटा का, बिरला का, जिंदल का, ये किटकनदार है, चाहे कांग्रेस का है चाहे भाजपा का है। हरीश रावत जी, थोड़ा सा आप पर ना कई बार जो है आरोप लगते हैं, और आपने जो है पुलिस थाने में कई बार तहरीर भी देते हैं, ज्ञापन जारी करते हैं सरकार को। ये आरोप आपको बार बार किस प्रकार से लगा? कोई यहाँ पर षड्यंत्र आपके खिलाफ जो रचा जा रहा है? और साथ में कुछ जो पिछला जो हादसा है हम उस पर लेकर चलते कि भीम आर्मी के स्थानीय नेता है, जो नवंबर 2024 की बात बताई जाती है, आप पर जो है गाली गलौज, जाति सूचक आदि शब्दों का ये इस्तेमाल करने का आरोप लगाया गया, जबकि आप एक सामाजिक नेता है, सोशल सामाजिक पर काम कर रहे हैं, और इसके साथ ही आप आम आदमी पार्टी पे, जैसे कि आपने पहले कहा कि मैं आम आदमी पार्टी पर रह चुका हूं, तो आप जो है उस पे रहते हैं। आपके और नवीन चंद्र आर्य के बीच शुरू हुई अदावत और उनकी शिकायत पार्टी से आपकी निकासी के बाद का विवाद भी सामने आया था, ऐसा सुनाई दिया मुझे। देखो, ये एक मनगढ़ंत कहानी। अच्छा, क्या ये प्रतिशोध का हिस्सा हो सकता है? नहीं, ये मनगढ़ंत कहानी थी। जहां पर का ये वाकया बताया जा रहा था, हम उस समय वहां पर थे, हमें पता भी नहीं था। कोई नवीन आर्य नाम का व्यक्ति वहां खड़ा भी है। अच्छा, उसके ये 7 नवंबर की बात है। उसके बाद में हमारा कार्यक्रम आयोजित था, मूल निवास को कानून रैली हरिद्वार में। मैं हरिद्वार चला गया था। दूसरे दिन जब मैंने अखबार में पढ़ा कि मेरे ऊपर एक मुकदमा दर्ज है। अच्छा, मुकदमा दर्ज, मुकदमा वो भी यानी एट्रोसिटी एक्ट में। तो मैंने कहा ये एट्रोसिटी एक्ट में मेरे ऊपर मुकदमा दर्ज हुआ, ये क्या मतलब है? जब मैंने पता किया तो उसके पीछे काफी षड्यंत्र है। उसमें पुलिस डिपार्टमेंट भी मिली हुई है, उसमें कुछ और धनाढ़ लोग भी मिले हुए, क्योंकि जो इन लोगों को कुछ नहीं मिलता है तो एट्रोसिटी एक्ट एक ऐसा एक्ट बना दिया गया है जो किसी के पीछे चिपकाओ की धारा जिसे हम लोग। हाँ, नहीं, एट्रोसिटी एक्ट बीएनएस तो आईपीसी को बदल के बीएनएस कर दिया। एट्रोसिटी SC/ST एक्ट जो है, SC/ST जातिवाचक सूचक मामले में, राइट। तो आज की डेट में ये ऐसी धारा जो नरेंद्र मोदी जी ने बिल्कुल पहले 21 थे, इसमें कांग्रेस गवर्नमेंट में 21 प्रावधान थे, अब 47 प्रावधान इसमें हो चुके हैं। तो उसमें सबसे स्मूथ है, किसी को अगर फंसाना है तो एट्रोसिटी एक्ट लगा दो। अच्छा, राइट। तो वही काम इन्होंने किया। फिलहाल उसमें ऐसा कुछ है नहीं, क्योंकि तथ्यात्मक था नहीं कुछ हो, मतलब आरोप जो है निराधार है। बिल्कुल निराधार है, कुछ भी नहीं है। और दूसरी बात, वो लड़का जो जिसको नवीन आर्य कहते हैं, उसको हम नवीन आर्य के नाम से जानते भी नहीं थे। अच्छा, जानते वो उनको हम जानते थे नवीन मूल निवासी के नाम से। तो क्या हरीश रावत जी अब 2027 में क्या चुनाव लड़ेंगे? यदि जनता कहेगी तो। जनता कहेगी, क्योंकि हमारा मकसद, हमारा मुद्दा जनता है। हम सिर्फ जनता की बातें करना चाहते हैं। हम वो भी जनता कौन सी? पहाड़ की जनता। यदि हमारी पहाड़ की जनता को ऐसा लगता है
कि ये हरीश रावत नाम का लड़का, ये हरीश रावत नाम का व्यक्ति हमारे मुद्दों को पटल तक पहुंचा सकता है, हमारे मुद्दों को सॉल्यूशन तक पहुंचा सकता है, हमारे मुद्दों के लिए काम कर सकता है, तो हम चुनाव लड़ने की कोशिश करेंगे। यदि उनको लगेगा नहीं लड़ रहे, नहीं चल रहे, तो हमें लड़ने की क्या शौक हो रहा है क्या? अपना पैसा लगेगा, अपने घर बर्बाद होगा, अपना समय बर्बाद होगा, तो हम ऐसा काम क्यों करें? क्योंकि हमको सत्ता में जाने के बाद भी जनता की आवाज उठानी है, हमें तो ये दलाली करनी नहीं है जो इन्होंने आज बना दिया ना, पैसे, दलाली, शराब, चुनाव, वोट, तो हमें तब भी नहीं करना है। तो अब हमें लगता है पहले ये राज्य बच्चा था, फिर उसके बाद अलर्ट हुआ, ये 18 साल का हुआ, अब ये 25 साल ले दिए इसने। 25 साल के बाद समझिए दोस्त, लड़के की शादी हो जाती है, अब वो मैच्योर हो जाता है। तो मुझे लगता है अब इस राज्य की जनता मैच्योर हो गई, ये डिसीजन लेंगी, राज्य की जनता डिसीजन लेगी कि अच्छे लोगों को आगे लाना होगा और गुप्त तरीके से वोट करेगी। मुझे ऐसा लगता है, हमने इससे पहले भी देख चुके हैं। हमने इस हल्द्वानी में हमारे एक मित्र है फौजी भूपेन पांडे जी, उनको मेयर का चुनाव लड़ा और बिल्कुल संसाधन जीरो करके और बहुत बेहतरीन वोट पड़े, 2500 वोट उनको पड़ा, जबकि यूकेडी को 350 वोट, बसपा को 800 वोट। एक और हमारे कैंडिडेट निर्दलीय लड़ रहे थे, पांडे जी थे, वो दीप पांडे जी, बहुत पैसा खर्च किया था, 1500 वोट। एक असिस्टेंट कमांडेंट पर चुनाव लड़े थे, उन्होंने भी काफी तैयारी कई सालों से की थी, काफी पैसा लगाया था, उनको भी 2500 वोट। और उसके बाद जबकि हमने ना एक बूथ पे बंदे को बिठाया, कुछ नहीं किया, और हमने को जनता ने चाहा और 2500 वोट यानी 2500 के लगभग वोट हमें दिए। तो मुझे ऐसा लगता है पहाड़ की जनता विकल्प को देख रही है, विकल्प देख रही है, चाहती है। और अगर जनता कहती है तो हम चुनाव लड़ाएंगे। यस, अगर चुनाव लड़ना होगा तो कहां से लड़ेंगे आप? हल्द्वानी से? नहीं, ये भी जनता डिसाइड करेगी। क्या आप कांग्रेस का साथ देंगे या अलग से लड़ेंगे? नहीं, कोई कांग्रेस का नहीं, कोई भाजपा का नहीं, ये दोनों लोग लुटेरे हैं, ये दोनों लोग मर्डरची हैं। हमारे सपनों का मर्डर कर रखा है इन्होंने, हमारे मूल निवास का मर्डर कर रखा है इन्होंने, हमारे रोजगार का मर्डर कर रखा है। इंडस्ट्रियल एरिया में 70% ठेकेदारी तक नहीं मिल रही हमको नौकरी में, और तो एचआर में तो छोड़ दीजिए आप, ठेकेदारी में जो रखे जाते हैं 70% लोग, 70 जो अंडी तिवारी गवर्नमेंट में रेजुलेशन पास होके नोटिफिकेशन जारी हुआ था, वो तक नहीं कर पा रही है। मतलब हमारे राज्य में हम ही जो है दुर्भावना के प्रतीक हो गए हैं, हम ही लोगों को लूटा जा रहा, हम ही लोगों को कचोड़ा जा रहा, हम ही लोगों को मारा जा रहा है। तो भैया ये कौन है कराने वाले? ये भाजपा कांग्रेस ही तो है, तो हम कैसी बातें करते हो? हम इसकी तरफ देखना तक नहीं जाएंगे, साथ देना तो छोड़ो। आपका कहने का मतलब है कि आने वाले समय में 2027 के आगामी चुनाव में हम पार्टी बनाएंगे? देखो, जनता अगर कहेगी तो, जनता कहेगी, यदि जनता कहेगी तो पार्टी बनाएंगे, क्योंकि गुरमुत्तु की तरह इस राज्य में पार्टियां पैदा हो रही है और वो पार्टियां सत्ता के दलाली कर रही है, सत्ता की दलाली। तो वो दलाली हम नहीं करना चाहेंगे। हम क्यों दलाली करें भैया? इस राज्य को कम लूट दिया क्या कि हम छोटी दुकान खोल के रख दे, बोले कि वो जो होलसेल जो मैन्युफैक्चरर है तुम्हारी बड़ी, वहां से थोड़ा माल हमारा भी दुकान में डाल दो। ये काम नहीं करेंगे हम। यदि जनता कहेगी चुनाव लड़ो, पार्टी बनाओ, तो हम तैयार है। यदि जनता नहीं कहेगी तो हम तैयार नहीं है। तो आप पहाड़ को, उत्तराखंड को बचाने के लिए, उसकी अस्मिता को बचाने के लिए जंग को जारी रखेंगे और अपनी पार्टी को बनाएंगे? देखो, जल जंगल जमीन संसाधन अस्मिता, अंकिता बेटी के साथ कांड हो जाता है। कितनी अंकिताएं अपनी अस्मिता लुटाएंगी? बताइए, कितनी अंकिताएं अस्मिता लुटाएंगी? हमारे पहाड़ के बच्चे जॉब करने के लिए देहरादून, हल्द्वानी आ रहे हैं, लड़कियां, कोई अपने मामा के यहाँ, कोई अपने चाचा के यहाँ, कोई भैया के यहाँ। पढ़ाई के साथ साथ उन्होंने सोचा कि हम कहीं जॉब भी कर लेते। जहां बनिए की दुकान में जॉब कर रहे हो, गलत नजर से देख रहा है उसको। अगर उसने विरोध कर दिया उसको छोड़ना पड़ रहा है, विरोध नहीं किया तो उसका शोषण हो रहा है। और वही अगर लड़के अगर पहाड़ से उतर के यहाँ जॉब कर रहे, कहीं होटल्स में, कहीं दुकानदारों में, कहीं रेस्टोरेंट में, उसको तनख्वाह नहीं दी जा रही है। सैकड़ों शिकायतें मेरे पास हर रोज आती, मैं अभी तुम्हें दिखा सकता हूँ। मतलब हम लोग शोषण करने के लिए रह गए क्या? यानी हमारा इस देश में एक ऊंचा स्थान है। पहाड़ का, उत्तराखंड का बच्चा ईमानदार है, स्वाभिमानी है, इसका अपना एक अस्तित्व है। बड़े बड़े रईस लोग, अरबपति खरबपति लोग अपने घर का चौकीदार किसको रख लेते हैं? पहाड़ के लोगों को, इसकी ईमानदारी को देख के। क्या ईमानदारी, हमारी ईमानदारी आज हमारे लिए ही अभिशाप बन गई? ये नहीं सहने देंगे। हमें उस ईमानदारी का फल चाहिए, प्रतिफल चाहिए, और हमारा आदमी आज प्रतिशोध में है और इस प्रतिशोध का बदला लेगा वो इस राज्य के लुटेरों से। सर नमस्कार। सर, आपने देशभक्त डायलॉग को मौका दिया
अपनी बातों को रखने, अपने वक्तव्य को समाज को, उत्तराखंड को समझाने के लिए कि हमारे क्या यहाँ पर विचार है, अपने विचारों को उत्तराखंड की जनता तक पहुंचाने के लिए आपका बहुत बहुत आभार, शुक्रिया और जय हिंद। धन्यवाद बहुत बहुत आपका। नमस्कार। आपने जो है द फाउंडर ऑफ पहाड़ी आर्मी उत्तराखंड हरीश रावत जी को आज सुना, उनके वक्तव्य को आपने सुना। देशभक्त डायलॉग हीरा परिहार के द्वारा आपने इन वक्तव्यों को जाना कि हरीश रावत जी कैसे उत्तराखंड जंगल जमीन और अस्मिता संस्कृति को बचाने के जो संघर्ष कर रहे हैं, उनके विचारों को सुना। अन्य पेशकश में किसी और रिपोर्ट के साथ आपके साथ मुलाकात होगी। बने रहिए हमारे साथ, तब तक के लिए जय हिंद, भारत माता की जय।